अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और उसका नाम है हमारे पास प्रोटीन। इससे पहले हम लोगों ने प्लेलिस्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमने वहाँ पर दाखिल कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से प्रोटीन का शुरुआत करते हैं। अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, इसके नाम के बारे में बात करेंगे, तो ये नाम सबसे पहले एक केमिस्ट ने दिया था और उसका नाम था ब्रेजिलियस। प्रोटीन देने का मतलब ये है कि प्रोटीन लफ्ज़ जो है दरअसल ग्रीक ज़बान का है और ये ग्रीक ज़बान का जो लफ्ज़ है वो है प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक या प्राइमरी। इसे फर्स्ट रैंक और प्राइमरी इसलिए कहा गया इसकी बुनियादी तौर पर अहमियत की वजह से, क्योंकि ये तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी वजह से इसे नाम प्रोटीन दिया गया, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है। क्योंकि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी प्रोटीन के बने हैं और हमारी बॉडी के अंदर काम के एतबार से भी प्रोटीन काफ़ी जगहों पर काम कर रहा है, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई। तो इस वजह से इसे प्रोटीन का नाम दिया गया। अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे, इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, जो कि एक खास तरतीब के साथ में जुड़े होते हैं। जैसे आप सिंपली समझ लें कि इंग्लिश ज़बान के अंदर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन वो 26 अल्फ़ाबेट अलग अलग तरह से अरेंज होकर के एक वर्ड बना रहे होते हैं। इसी तरह से प्रोटीन के अंदर भी अमाइनो एसिड्स अलग अलग तरह से जो है अरेंज होकर के एक अलग अलग प्रोटीन बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर समझ लें कि एक मिसाल के तौर पर ये वर्ड है हमारे पास, जिसके अंदर ए बी सी डी इस तरह से ही शामिल है। इनकी अरेंजमेंट दोबारा से बदल भी सकती है। मिसाल के तौर पर डी बी सी ए इस तरह की अरेंजमेंट भी हो सकती है। तो हैं वही सेम अल्फ़ाबेट। इसी तरह से प्रोटीन भी सेम होते हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट हर प्रोटीन के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलती है। तो ये खास तरह की अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होती है और इस वजह से फिर उनका आगे चल कर के काम भी अलग हो जाता है, जो कि खास काम अंजाम कर रहे होते हैं ये प्रोटीन। क्योंकि अगर प्रोटीन बदलेगा उसका काम भी बदलेगा। तो प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये सेल की तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और मज़ीद बात करें कि सेल का जो ड्राई वेट होता है, सेल के अंदर जब प्रोटोप्लाज्म में से वाटर निकाल दे तो बाकी जो ड्राई वेट बचता है उसके अंदर 18% ये प्रोटीन मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा ये प्रोटीन है जो सेल के अंदर मौजूद है बायोमॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। यहाँ पर भी आप देख लें कि 70% तो वाटर है। इसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वैसे काउंट नहीं किया जाता, लेकिन वाटर के अलावा 18% सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जा रही वो प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज़्यादा वहाँ पर मौजूद नहीं है, ना कार्बोहाइड्रेट ना लिपिड्स, और डीएनए न्यूक्लिक एसिड ये भी कम तादाद में। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ शामिल है दैट इज़ प्रोटीन। अगर हम मज़ीद बात करें कि प्रोटीन के अंदर एलिमेंट कौन कौन से शामिल हो सकते हैं, तो इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तो शामिल होंगे, लेकिन साथ साथ पे कहीं पर हमें सल्फ़र भी इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो इनके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, इसी वजह से इन्हें जो है नाइट्रोजीनस कंपाउंड कहा जाता है। मज़ीद बात करें तो प्रोटीन के वास्ते लिखा हुआ ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, हमारे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को ये बना रहे हैं। तो हमारे टिश्यूज़ के अंदर भी प्रोटीन मौजूद है। उसके अलावा हमारा सेल जो है उसके अंदर भी, सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर जैसे कि हेयर, नेल हो गए और फीदर्स हो गए, ये सारे भी प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारी स्किन जो है उसके अंदर भी प्रोटीन शामिल है। उसके अलावा सोर्सेस की बात करें तो मीट हो गया, फ़िश हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। और उसके अलावा पल्सेस यानी कि दालें हो गई, ये भी प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होती है। यहाँ से प्रोटीन जो है हासिल किया जा सकता है। अब अगर बात करेंगे कि प्रोटीन कौन सी चीज़ों का बना हुआ है, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड को बना हुआ है। इसीलिए अमाइनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो हमने यही कहा था कि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें पॉलीमर्स भी कहा जाएगा। और ये कौन से मॉलिक्यूल के पॉलीमर है? अमाइनो एसिड्स के। यहाँ पर अमाइनो एसिड मोनोमर है, अमाइनो एसिड जो है माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो अमाइनो एसिड्स जो कि मोनोमर्स है वो आपस में जुड़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ में, और यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड इनके दरम्यान में पाया जाएगा उस कोवलेंट बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। याद रखिएगा ये जो पेप्टाइड लफ्ज़ है ये अमाइनो एसिड्स के लिए यूज़ होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज ये वो बॉन्ड है जो कि पेप्टाइड्स के दरम्यान में यानी कि अमाइनो एसिड्स के दरम्यान में पाया जा रहा है। इसी तरह से हमने पहले जिक्र किया था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जा रहा था। आगे मज़ीद लिखा हुआ है कि जैसे कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि हर प्रोटीन के अंदर एक खास सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के बदल जाने की वजह से हर प्रोटीन के पास खास तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। हर प्रोटीन दूसरे से मुख्तलिफ होता है।
अमाइनो एसिड्स कितने हैं? अमाइनो एसिड टोटल जो है वो 20 मौजूद है, और ये 20 अमाइनो एसिड काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्रोटीन्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। हज़ारों की तादाद में अमाइनो एसिड भी प्रोटीन के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोटीन जो है वायरसेस में भी मौजूद है, जो कि नॉन लिविंग एंटिटी होता है। वायरस सिर्फ एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डीएनए और प्रोटीन शामिल है। डीएनए या कहीं पर आरएनए मौजूद होगा, और उसके अलावा बैक्टीरिया हो गए, या फिर आगे की जो ऑर्गेनिज्म हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूकेरियोटिक हो गए, या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, या मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि इंसान है। इन सब के अंदर ये प्रोटीन मौजूद है, और अमाइनो एसिड की तादाद वही है जो कि 20 है। 20 अमाइनो एसिड्स जो है इन प्रोटीन्स के तौर पर हमारी बॉडी में मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप इन अमाइनो एसिड्स को देख सकते हैं, साथ में इनके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, जैसे कि है ग्लाइसिन, एलिनाइन, सीराइन, थेरोनाइन, सिस्टीन। तो अलग अलग तरह के हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर एक और हो गया, वेलाइन हो गया, फिनाइन, एलिनाइन हो गया, एस्परजीन हो गया। तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और उन 20 अमाइनो एसिड के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फ़र्क होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इन अमाइनो एसिड्स में क्या चीज़ें सिमिलर हैं और किन चीज़ों का फ़र्क होगा। अमाइनो एसिड्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इन अमाइनो एसिड्स के अंदर एक तरफ एक ग्रुप मौजूद होगा जो कि अमाइनो ग्रुप होगा, और दूसरी तरफ एक ग्रुप मौजूद होगा जो कि कार्बो ऑक्जेलिक एसिड होगा। तो एक तरफ एसिडिक ग्रुप शामिल है और दूसरी तरफ एक बेस शामिल है। तो NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप, इस अमाइनो ग्रुप की वजह से इसका नाम आया अमाइनो, और एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इसका नाम आ गया अमाइनो एसिड। अब इसके अंदर सेंटर में जो है एक कार्बन मौजूद है, उस कार्बन को जो है अल्फा कार्बन कहा हुआ, ये वाला अल्फा कार्बन। तो एक तरफ एसिडिक ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद है, और नीचे की तरफ जो है वो रेडिकल मौजूद है। ये जो रेडिकल है ये चेंज होता रहेगा। रेडिकल किस तरह से चेंज होगा? हर अमाइनो एसिड के अंदर ये अलग अलग होगा। जैसे कि आप ग्लाइसिन के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह से आपको एलिनाइन के अंदर मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 नज़र आ रहा है। इसी तरह से सीराइन में आपको अल्कोहलिक जो है ग्रुप नज़र आ रहा है। तो ये वाला ग्रुप जो है चेंज होता रहेगा। तो यही बात लिखी हुई कि जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं सबके अंदर सेम फार्मूला होगा, और आर ग्रुप जो है वो अलग होगा, और आर ग्रुप को हम रेडिकल ग्रुप कह रहे हैं। रेडिकल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। इस आर ग्रुप की वजह से, रेडिकल ग्रुप की ही वजह से अमाइनो एसिड हमारे पास अलग अलग हो रहे हैं, सारों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है रेडिकल ग्रुप, ये अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहा है। तो 20 अमाइनो एसिड सबके अंदर आर ग्रुप जो है, रेडिकल ग्रुप जो है अलग अलग होगा। अब अगर हम जिक्र करें कि ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन और इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, यानी कि कंडेंसेशन किस तरह से होगी और हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होगी। सबसे पहले फॉर्मेशन का जिक्र करते हैं। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड मौजूद है जो कि है ग्लाइसिन है। इसे यहाँ पर खोल कर दिखाया हुआ है, जैसे कि पहले हमने देखा था कि ये वाला था NH2 ग्रुप, और इसी तरह से ये वाला था COOH। अब इसको खोल करके जो है OH एक तरफ दिखाया हुआ है और ऑक्सीजन जो है वो दूसरी तरफ दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन का डबल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ OH ग्रुप के साथ में सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से ये वाला अल्फा कार्बन जो है NH2 ग्रुप के साथ में अटैच हुआ पड़ा है, तो एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ भी इस तरह से हाइड्रोजन मौजूद है। जब ये वाला अमाइनो एसिड एक दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा तो उस दौरान क्या होगा, हमें मालूम है कि कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन में वाटर लॉस होता है। तो इस तरफ जो OH ग्रुप है वो अलग होगा, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है अलग होगा। ये OH ग्रुप और हाइड्रोजन अलग होने के बाद वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ से OH ग्रुप अलग हो चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो चुका है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड। इस तरह से इन दोनों के दरमियान में, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। एक सवाल ये भी आ सकता है कि बॉन्ड जो है वो कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनता है अमाइनो एसिड्स में। तो कार्बन और नाइट्रोजन इनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा होता है। तो यही बात लिखी हुई है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप को और एसिडिक ग्रुप को जो है जोड़ा जाता है। इस तरह से जो है वाटर जो है लॉस होता है। तो एक तरफ से अमाइनो ग्रुप और दूसरी तरफ से एसिडिक ग्रुप ये आपस में जुड़ते हैं, और एक वाटर का अमाउंट जो है वो भी लॉस होता है। तो लिखा हुआ है कि अगर ग्लाइसिन और एलिनाइन जब जुड़ेंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा दो अमाइनो एसिड वाला, उसे डाइपेप्टाइड कहा जाएगा। तो ये वाला जो डाइपेप्टाइड बना है ग्लाइसिन और एलिनाइन के जुड़ने की वजह से इसे ग्लाइसिल एलिनाइन कहा जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी आप ठीक कर लीजिएगा, GLY और फिर आएगा CYL ग्लाइसिल,
और फिर एलिनाइन जो है वो सेम रहेगा। तो ग्लाइसिल एलिनाइन जो है ग्लाइसिन और एलिनाइन के जुड़ने से बनने वाला एक डाईपेप्टाइड है। इसी तरह से अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़ते रहेंगे और मुख्तलिफ किस्म के डाईपेप्टाइड्स जो है वो बनते रहेंगे। फिर आगे चल करके हमें ट्राईपेप्टाइड भी देखने को मिल सकते हैं जब 3 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि इसके पास अभी भी OH ग्रुप जो है वो पड़ा हुआ है और यहाँ से अगर दूसरा अमाइनो एसिड आकर के जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहाँ का लॉस होगा और इस तरफ से OH ग्रुप लॉस होगा। इस तरह से हमारे पास एक और अमाइनो एसिड इनके साथ जुड़ सकता है। और ये वाला जो है यहाँ पर भी हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, एक और अगर OH ग्रुप वाला अमाइनो एसिड आता है, लाजिम अमाइनो एसिड के पास OH ग्रुप पड़ा हुआ है, तो वो इसके साथ में जुड़ करके एक और अमाइनो एसिड को अटैच कर सकता है। इस तरह से ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से अमाइनो एसिड की बड़ी कतारें हमें देखने को मिलेंगी जिन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहा जाएगा। पॉली का मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड यही सेम अमाइनो एसिड के लिए यूज़ हो रहा है, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड की बड़ी कतारें। फिर आगे जिक्र किया जा रहा है इनके ब्रेकडाउन के बारे में कि अमाइनो एसिड को कैसे तोड़ा जाएगा। अमाइनो एसिड की जो बड़ी कतारें होंगी जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कह रहे हैं, इन्हें तोड़ने का तरीका होगा कि इनके दरम्यान में बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। मिसाल एक ये अमाइनो एसिड है और दूसरा ये अमाइनो एसिड है। हमें इन दोनों के दरम्यान में बॉन्ड को ब्रेक करना है और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर को ऐड करना पड़ेगा। जब वाटर को ऐड करेंगे, वाटर एक तरफ OH ग्रुप उसका अलग होकर के इसके साथ में जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। इस तरह से ये वाला जो है अमाइनो एसिड अलग हो चुके होंगे। तो एंजाइम्स भी चाहिए होंगे जो कि हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करेंगे। उन एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाएगा। तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है टूटती रहेगी। जो 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड की कतार होगी उसे पेप्टोन कहा जाएगा और पेप्टोन आगे चल करके पेप्टाइड्स में टूटती रहेगी। तो 10 अमाइनो एसिड से ऊपर वाली चेन जो है वो पेप्टोन और उससे छोटी जो कतारें होंगी वो पेप्टाइड्स होंगी। और अगर हम उन्हें और ज़्यादा तोड़ेंगे तो हमें एक एक अमाइनो एसिड अलग होता हुआ भी नज़र आ जाएगा। मिसाल ये वाले हमारे पास मौजूद है, हमने यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस की, यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस की, सारे अमाइनो एसिड हमारे पास अलग हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर एक और टॉपिक का भी जिक्र कर लेते हैं, वो है कि अमाइनो एसिड की जो कतारें होती हैं उसके अंदर अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है, यानी कि एक तरतीब होती है खास अमाइनो एसिड की, उसकी क्या अहमियत है। क्यों अमाइनो एसिड खास तरतीब के साथ लाजमी अरेंज होने चाहिए, एक भी अमाइनो एसिड अपनी जगह से जो है चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि एक शख्स जिसने सबसे पहले अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में बताया था वो थे फ्रेडरिक सेंगर, जिन्होंने हमें इंसुलिन के बारे में बताया कि इंसुलिन जो है वो 51 अमाइनो एसिड का बना होता है। 51 अमाइनो एसिड किस तरह से अरेंज हुए पड़े होते हैं कि उसकी 2 कतारें होती हैं, एक शॉर्ट कतार होती है और एक बड़ी कतार होती है। शॉर्ट कतार के अंदर 21 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और बड़ी कतार के अंदर जो है 30 अमाइनो एसिड जो है मौजूद होते हैं। तो अल्फ़ा चेन जो है ये वाला ध्यान में रखिएगा, अल्फ़ा चेन जो है 21 अमाइनो एसिड की बनी हुई है और बीटा चेन जो है वो 30 अमाइनो एसिड की बनी हुई है। दोनों कतारें आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, दोनों कतारों को जोड़े रखने का काम जो है वो सल्फर का है और सल्फर का जो बॉन्ड बना हुआ है उसे डाई सल्फाइड बॉन्ड कहा जा रहा है, क्योंकि 2 सल्फर यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो डाई सल्फाइड जो है वो इन 2 कतारों को आपस में जोड़े रखने का काम कर रहे हैं। फिर मज़ीद हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन जो है वो 574 अमाइनो एसिड का बना होता है और हेमोग्लोबिन के अंदर जो है 4 कतारें मौजूद होती हैं। उनमें से 2 कतारों को अल्फ़ा चेन और 2 कतारों को जो है बीटा चेन कहा जाता है। अल्फ़ा चेन के अंदर, हर अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होंगे, जबकि बीटा चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड मौजूद होंगे वो होंगे 146। तो 146 एक बीटा चेन में, 146 दूसरी बीटा चेन में, और इसी तरह से 141 एक अल्फ़ा चेन के अंदर और 141 दूसरी अल्फ़ा चेन के अंदर। इस तरह से टोटल 574 अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद हैं इस हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अल्फ़ा चेन, एक ये हो गई, दूसरी ये अल्फ़ा चेन हो गई, और इसके अलावा आपको बीटा चेन भी नज़र आ रही है, एक ये बीटा चेन हो गई और दूसरी ये वाली बीटा चेन होगी। 2 बीटा चेन मौजूद हैं और 2 अल्फ़ा चेन मौजूद हैं। इनके साथ में एक हीम ग्रुप भी मौजूद है जहाँ पर जो है आयरन अटैच हुआ पड़ा है। तो आयरन को हेमोग्लोबिन दरअसल अटैच करता है, फिर ये आयरन जो है आगे चल करके ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है। तो हेमोग्लोबिन कलर देने का भी काम कर रहा होता है ब्लड को, और साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफ़र में भी हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाता है और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में अंदर शामिल कर रहा होता है। आगे फिर लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ प्रोटीन है, और वो वही बात की वही जो है 20 अमाइनो एसिड की ही अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं, यानी कि 20 अमाइनो एसिड अलग अलग तरह से एक यूनिक अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं। ये सारा अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कैसे बनेगी ये हमारा डीएनए डिसाइड करता है, हमारा जीन डिसाइड करता है। हमारा जो डीएनए होता है उसमें से मैसेंजर आरएनए बनता है,
और फिर आगे चल करके मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को बना रहा होता है। तो क्योंकि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएगा, मैसेंजर आरएनए वही इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा जो जीन के पास होगी, जो डीएनए के पास होगी। अगर डीएनए में खराबी हो गई तो इस वजह से खराब इन्फॉर्मेशन लेकर के मैसेंजर आरएनए आएगा और प्रोटीन की सीक्वेंस भी उस सूरत में चेंज होगी। अगर प्रोटीन की सीक्वेंस चेंज होती है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता या फिर प्रोटीन का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन के ही हवाले से कि एक बीमारी काज हो जाती है जिसे सिकल सेल अनेमिया कहा जाता है। अनेमिया उस कंडीशन को कहा जाता है जब ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है। और सिकल सेल का मतलब कि इनके अंदर जो सेल होते हैं हमारे, वो सिकल के जैसे हो जाते हैं। सिकल जो है एक तरह का औजार होता है जिससे घास जो है वो काटी जाती है। तो सिकल सिकल के जैसे या मून के जैसे इस तरह के हमारे जो है रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं। वजह क्या है? हेमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाना। और हेमोग्लोबिन में कौन से अमाइनो एसिड का चेंज है? सिर्फ अकेले एक अमाइनो एसिड के चेंज की वजह से। अमाइनो एसिड कितने हैं टोटल? 574। सिर्फ एक अमाइनो एसिड का फर्क है। और वो कौन से अमाइनो एसिड का फर्क है? उस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड आता है, लेकिन हल्के चेंज की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पर अमाइनो एसिड बदल जाता है और वो दूसरा आ जाता है, वो होता है वेलाइन। तो वेलाइन जो है वो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है ग्लूटामिक एसिड नॉर्मली मौजूद होगा, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह पर अगर वेलाइन आ गया, अगर ये चेंज आ गया, तो रेड ब्लड सेल्स की शेप जो है वो भी बदल जाएगी और इसको हम सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स कह रहे होंगे। जब ये सिकल सेल जो हमारी बॉडी में मौजूद होंगे, इस वजह से ये होगा कि ये आपस में फंस भी जाएंगे और प्रॉपर तौर पर जो है इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी को नहीं सप्लाई कर पाएंगे, जिस वजह से इंसान की डेथ भी जो है वो मुमकिन हो सकती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड मौजूद है और वो भी बीटा चेन के अंदर। तो यहाँ पर छठी पोजीशन तो नज़र नहीं आ रही, अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपको जो है पांचवी पोजीशन लगेगी। असल में क्या है कि यहाँ पर एक अमाइनो एसिड इन्होंने जो है कम किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो सही जो है इनकी सीक्वेंस दिखाई हुई है कि पहले वेलाइन है, फिर एस्टिडाइन है, फिर ल्यूसाइन है, फिर थेरोनाइन है। यहाँ तक तो आपकी बुक में भी सही था, लेकिन उन्होंने जो है प्रोलिन को जो है कम किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रोलिन आएगा पाँचवें नंबर पे और छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड आएगा, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलाइन आ रहा है, जिसकी वजह से ये सेल्स जो हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। अब ये चेंज क्यों आया? क्योंकि नॉर्मली जो डीएनए हमारे पास मौजूद होगा उसके पास साइटोसिन के बाद थायमाइन और फिर साइटोसिन होगा, लेकिन एक छोटा सा चेंज आ गया। वो ये हो गया कि साइटोसिन के बाद थायमिन की जगह पर एडेनिन आ गया। एक छोटे से चेंज की वजह से ये पूरा मामला बन रहा है। इससे क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए इस सीक्वेंस को देख करके बनना था, लेकिन अभी मैसेंजर आरएनए इस सीक्वेंस को देख करके बनेगा। अब हमें मालूम है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है तो मैसेंजर आरएनए के पास जो कोड होता है उसके मुताबिक जो है अमाइनो एसिड लाया जाता है। इस कोड के मुताबिक जो अमाइनो एसिड आना था वो ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन इस कोड के मुताबिक जो अमाइनो एसिड आना है वो वेलाइन है। तो एक छोटे से कोड के चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है रेड ब्लड सेल्स का वो बदल जाता है। यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल दिखाई जा रही। नॉर्मल ब्लड वेसल जो है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अगर वो राउंड सेल के हैं, सर्कुलर शेप के, तो वो आसानी से गुजर जाएंगे, लेकिन इस तरह के ब्लड सेल्स जो है वो फंस जाते हैं। तो उनके फंसने की वजह से ब्लड वेसल जो है वो भी बंद हो सकती है और ऑक्सीजन की सप्लाई का जो मामला है वो भी ठहर सकता है, रुक सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये बात की कि किस तरह से अमाइनो एसिड की एक खास तरतीब मौजूद होती है, उस खास तरतीब में ये अरेंज होते हैं और थोड़ी सी भी तरतीब बदलने से पूरा का पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब हम बात करें एमसीक्यूज़ की, या जिसे आप समरी कहें, तो प्रोटीन का जो लफ्जी मतलब है वो है फर्स्ट रैंक, या जिसे प्राइमरी कहें या बेसिक कहें। ये प्रोटियोज वर्ड से आया है। इसके अंदर जो है अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और अमाइनो एसिड जो है एक खास तरतीब के साथ में मौजूद होते हैं, खास काम दे रहे होते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा होते हैं, ड्राइवेट के अंदर ये बड़ा हिस्सा होते हैं। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। सल्फर भी इनके अंदर मौजूद हो सकता है और ये सल्फर ही आगे चल के डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है। तो इनके अंदर नाइट्रोजन है, तो इस वजह से इन्हें नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कहा जा रहा है। और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ भी हैं। ये हेयर, नेल्स, स्किन और फीदर्स वगैरह इन्हें बना रहे हैं। इसके सोर्सेज की बात करें तो मीट, फिश, मिल्क, पल्सेस ये इसके सोर्सेज में शामिल हैं। अगर हम इसके दरमियान पाए जाने वाले बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज है जो इनको जोड़ के रखने का काम कर रही है। तो 20 अमाइनो एसिड हैं जो इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से आपस में जुड़े होंगे। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अमाइनो ग्रुप है जो कि बेस है और कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है जो कि एसिडिक ग्रुप है और बीच के अंदर जो है एक कार्बन मौजूद है, तो वो जो है अल्फा कार्बन जो है उसे कहा जा रहा है। और इसके अंदर जो फ़र्क होगा वो रेडिकल ग्रुप का फ़र्क होगा। फिर अगर हम बात करेंगे ग्लाइसिन जो है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो रेडिकल में मौजूद है,
एलिनाइन के पास CH3 जो है वो मौजूद है और सीरान के पास CH2OH जो है वो रेडिकल के तौर पर मौजूद है। फिर यहाँ से बात करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन का जिक्र किया जा रहा है कि अगर इनके दरम्यान में बॉन्ड बनेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में हमेशा बॉन्ड बनता है, वाटर लॉस होगा, ग्लाइसिन और एलिनाइन जुड़ेंगे तो ग्लाइसिल एलिनाइन जो है ये कंपाउंड बन रहा होगा। और फिर अगर हम बात करें दोबारा से इनको हम तोड़ना चाहते हैं तो उस नतीजे में हमें वाटर को ऐड करना पड़ेगा और एंजाइम्स ऐड होंगे जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहेंगे। तो इस तरह से हमें जब ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगी तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह के हमें पेप्टाइड नज़र आ सकते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी इस तरह से नज़र आ सकती हैं। जो कतार 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड की बनी होगी उसे पेप्टोन कहा जाएगा और उससे छोटी कतारें जो होंगी वो पेप्टाइड्स कहलवाएंगे, पेप्टाइड चेन्स उनको हम कह रहे होंगे। फिर सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहली जो सीक्वेंस देखी गई थी वो इंसुलिन के अंदर देखी गई थी और वो दरियाफ्त करने वाले थे फ्रेडरिक सेंगर। और बताया ये गया था कि जो इंसुलिन है उसके अंदर 51 अमीनो एसिड मौजूद हैं, अल्फा चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड और बीटा चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड मौजूद हैं और ये आपस में जुड़े हुए डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए से। हेमोग्लोबिन के अंदर 4 कतारें मौजूद हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड और बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड। और हमारी बॉडी में 10,000 से ज़्यादा अमीनो एसिड हैं और सारा जो अमीनो एसिड की कतार है ये डीएनए की मदद से ही तरतीब में आती है। और अगर हम बात करेंगे टोटल अमीनो एसिड जो हेमोग्लोबिन में है वो है 574। एक अमीनो एसिड में फ़र्क आता है, वो होता है ग्लूटामिक एसिड में, और इसके नतीजे में ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलाइन जो है आ जाता है। और जब वेलाइन आ जाएगा तो हमारे सेल्स जो हैं वो सिकल शेप के हो जाएंगे और ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये बीटा चेन में 6ठी पोजीशन पे मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।